वेलकम टू टॉपर्स क्लब आई अकेडमी। दोस्तों, मैं डॉक्टर छविलाल अपना अगला लेक्चर लेके आपके सामने आया हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ाइयाँ होती हैं, तैयारी कराई जाती है। तो हमारा वेंचर जो मुंशी पुलिया पे कार्य कर रहा है, आप चाहें तो इसमें ऑफलाइन आके अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और ये लेक्चर आज होगा चार्टर एक्ट 1793 में। हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से बदलाव किए गए थे, कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे, और इन सारे प्रावधानों का हम अध्ययन इसमें बारीक से करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहेंगे और जो भी इसके कंटेंट हैं उसको कोशिश करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं नोट करें और उसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम आज आप लोग के सामने लेके आए हैं अपना ये चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट की बात अगर हम कहें तो इस एक्ट के दौरान भी जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर ख़त्म हो रहा था उस समय यह एक्ट पारित हुआ था, 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जाना जाता है। जो चार्टर एक्ट 1793 था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को बनाए रखने के एक्ट के रूप में भी इसे हम जानते हैं कि जो भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उस पर कंपनी के शासन को जारी रखने वाला भी एक्ट ये संबोधित किया जाता है इसको। तो दो चीज़ें थी इसमें अगर हम देखें तो पहले इसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से जानते हैं और भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं उस पर कंपनी के शासन को बनाए रखने वाला भी, जारी रखने वाला भी एक्ट कहलाता है। तो आइए हम इसके देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए थे, क्या क्या उपबंध थे। तो इसमें जो पहला प्रावधान शामिल किया गया था उसमें ये कहा गया था कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1793 के चार्टर एक्ट में। और जो पिछला 1786 में जो हमने बताया था कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था और अपने निर्णय लागू कर सकता था, उस अधिकार को भी इसमें वैसे ही रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। यानी परिषद के निर्णय को रद्द करने का गवर्नर जनरल का अधिकार था, उस प्रावधान को इसमें बनाए रखा गया। तीसरा प्रावधान और ये पूछता है इस एक्ट के तहत कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के तहत, जिस पर हमने विधिवत उसका वीडियो हमने आपके सामने जारी किया था या आपके सामने लेके आए थे। इसमें यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारियों का वेतन था उसे भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया। भारतीय कोष से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन देने का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 में किया गया था। ये प्रश्न पूछा है, बार बार पूछता रहता है कमीशंस के एग्जाम में। आइए देखते हैं इसके अन्य प्रावधान क्या थे। तो इसमें था कि पहली बार ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्र थे उसमें लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। मतलब इससे पहले लिखित, ऐसा नहीं कह सकते कि लिखित विधियों से प्रशासन नहीं होता था, लेकिन 1793 के एक्ट में प्रावधान किया गया कि अब जो भी कानून, जो भी प्रशासन किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा? लिखित रूप में किया जाएगा। यानी लिखित विधियों से प्रशासन की नींव इसी एक्ट से दिखाई देती हैं। तो 1793 एक्ट में जो भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र थे, उसमें लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने भी कानून थे, सभी कानूनों और विनियमों, जितने भी कानून थे, जितने भी विधियाँ थी, जितने भी विनियम थे, उनकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। यानी न्यायालय की जो अधिकारिता थी, सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसकी अधिकारिता, उसके क्षेत्र को इसमें स्पष्ट कर दिया गया और उसे कहा गया कि अब वो किसी भी कानून और विनियम को क्या कर सकता है? व्याख्या कर सकता है। जैसे आधुनिक समय में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे संविधान का संरक्षक माना जाता है और संविधान की व्याख्या का अधिकार भी उसे दिया गया है। अगर हम उसकी बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या का अधिकार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार ही है कि ये जितने भी कानून थे और जितने भी विनियम थे उनकी व्याख्या का अधिकार इसमें दिया गया था न्यायालय को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक प्रावधान और भी था कि जो कंपनी के डायरेक्टर थे, जैसे हमने बताया था कि कंपनी को संचालित करने के लिए दो संस्थाएं इंग्लैंड में काम कर रही थी, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उनके लाभांश
उनके प्रॉफिट इंटरेस्ट को 10% तक बढ़ाने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया था कि जो लाभांश था, जो प्रॉफिट था उनका, प्रॉफिट इंटरेस्ट जो था उनका, उसमें कितने प्रतिशत का इजाफा किया गया? 10% बढ़ाने का प्रावधान किया गया। तो ये सारे प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 में दिखाई देते हैं। कंपनी के डायरेक्टर का लाभांश प्रॉफिट रेशियो बढ़ाया गया, 10% किया गया। न्यायालय को कानूनों की विनियमों की व्याख्या का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सारे बदलाव इसमें दिखाई देते हैं, न्यायालय की अधिकारिता से लेकर कंपनी की अधिकारिता तक। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।